तो दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। जैसे कि यार आप पेपर की कटिंग को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं हाल ही में छत्तीसगढ़ के भैया वित्तीय वर्ष में आई हुई बजट को लेकर। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 जारी कर दिया है, जिसमें प्रदेश के विकास के लिए अनेकों संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई है। अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश किया गया है। बहुत सारी चीज़ों में कमी बेसी कम ज़्यादा करके संतुलित करने का प्रयास किया गया है। विषयवार डिटेल से हम बहुत सारे पेपर कटिंग है, अखबार की कटिंग है, उन सब के माध्यम से आज देखेंगे और समझेंगे कि किस किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी चीज़ों का लाभ आम पब्लिक को सरकार देने की कोशिश कर रही है। तो भैया यहाँ पे वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी लाल कलर का सूटकेस लिए खड़े हुए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक चिन्ह भी है ना। डिटेल स्टडी करते हैं यहाँ पे, आज समझते हैं क्या क्या है। प्रदेश में बजट में 10 नई योजनाएं हैं। इस योजना में मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मोबाइल टावर योजना, नगरोत्थान योजना, चौथा है बाईपास एवं रिंग रोड योजना, पांचवा है गृह प्रवेश सम्मान योजना, छठवा है गवर्नेंस फेलोशिप, सातवां है सियान केयर योजना, आठवां है सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, और नौवां है अटल सिंचाई योजना, और 10वां है SSIP का क्रियान्वयन, है ना, जिसमें नए स्टार्टअप नीति के तहत युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये 10 मुख्य बजट है, बजट में शामिल मुख्य बिंदु है, जिसको ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में प्रस्तुत किया है। आज हम जानते हैं कि यहाँ पे फ्रंट पेज में दिख रहा है, अलग अलग पेजेस में, अलग अलग पेपर की कटिंग में, अलग अलग फ्रंट पेज में अलग अलग हेडलाइंस आई थी, जिसमें दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से इसे गति से आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ का एक हेडलाइन दिया है, जिसमें ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बड़ी माफ़ी, पुराने केस में 25,000 से कम वेट वालों को माफ़ी, है ना। नेक्स्ट क्या है, 15,000 मासिक आय वाले PM आवास के पात्र। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है कि भैया जो भी आदमी, जो व्यक्ति, जो परिवार 15,000 से कम जिनकी इनकम है, वो भी अब PM आवास, प्रधानमंत्री आवास के पात्रता रखते हैं। बड़ी राहत ये इसमें दी गई है। संपत्ति की जो खरीदी है उस पर स्टाम्प फीस का 12% तक का जो सेंस एक्स्ट्रा लगता था उसको ख़त्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ रायपुर में बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन निफ्ट खोलने का यहाँ पे फैसला सरकार ने किया है। और इसके अलावा प्रदेश के कर्मियों को DA के केंद्र के बराबर, केंद्र ने जैसे ही हाल ही में इस वित्तीय वर्ष में कर्मियों को उनका DA में वृद्धि किया गया था, तो प्रदेश भी 53% यहाँ पे DA देने के लिए फिलहाल घोषणा कर चुके हैं। और पेट्रोल पर 1 रुपये की भी रिलैक्सेशन और छूट देने की बात कही है। हम जानते हैं कि जो 2024 में हमारी बजट आई थी, जिसका थीम था ज्ञान, और जो 2025 में बजट आई है उसका नाम है गति, है ना। तो वित्त मंत्री यहाँ पे आप लोगों को बुलेट ट्रेन चलाते हुए नज़र आ रहा है भैया, ऑपरेटर के रूप में यहाँ पे। और 1,65,000 करोड़ का यह बजट है। शिक्षा को सबसे ज़्यादा 22,000 करोड़। ये अच्छी बात होती है किसी भी राज्य और देश के लिए कि भैया वो शिक्षा पे कितना खर्च करता है। और ओपी चौधरी एक पढ़े लिखे नेता होने की वजह से उन्होंने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने का यहाँ पे फैसला और जो जिगरा दिखाया है वो काबिले तारीफ़ है ना। तो छत्तीसगढ़ का बजट जो 2025 है, गुड गवर्नेंस के नाम से इन्होंने इस बजट को लॉन्च किया है, जिसमें एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। 4 इसमें मुख्य बिंदु हैं, गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, है ना। और यहाँ पे ओपी चौधरी जी यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। पीछे में आप लोगों को 1 रुपये पेट्रोल सस्ता, और पीछे में बहुत सारे लोग इस ट्रेन पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। तो 25-26 में सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट जारी किया, जिसमें शायद सरकार के द्वारा 1,65,000 करोड़ 1,65,000 करोड़ रुपए का ये वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए घोषणा कर दी गई है, जो कि पिछले बजट 2024-25 में जो जारी किया गया था उनसे 17,554 करोड़ रुपए अधिक है। इसमें मुख्य रूप से सरकार ने सुशासन पर, अधोसंरचना विकास पर, प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री के विकास के साथ साथ बहुत सारे सरकारी विभागों में भी कोशिश किया है कि वैकेंसी वहाँ पे जारी की जाए, उन विभागों को भी दिया जाए। हालांकि अभी भर्ती का नामो निशान फिलहाल नहीं है, हो सकता है अगले वित्तीय वर्ष तक ये चला जाए। लेकिन मेरे हिसाब से जो उन्होंने
एक मेट्रो ट्रेन, एक मेट्रो जो सिटी रहती है उस वो प्रदेश जिस तरीके से गति पकड़ती है, उस गति को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में इस तरीके की जो बजट है उन्होंने बनाया है, काबिले ये तारीफ़ है। इसके अलावा नया रायपुर में मेडिसिटी और एजुकेशन सिटी की स्थापना करने के लिए भैया उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, और इसके अलावा संस्थान की निफ्ट शुरू करने का भी ऐलान उन्होंने किया है। प्रदेश का पिछला बजट ज्ञान था। ज्ञान का मतलब था जी फॉर गरीबी, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। तो भैया पिछला जो बजट था गरीबी को, युवा को, अन्नदाता और नारी को समर्पित था, लेकिन जो 25 और 26 की जो बजट है वो गति पर आधारित है। गति का जी से गुड गवर्नेंस, ए से एक्सीलरेटिंग, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देने वाली है। घोषणाओं का किस पर क्या असर होगा यहाँ पे हम देखते हैं। बजट में सबसे ज़्यादा स्कूल शिक्षा को 22,356 करोड़ और पंचायत विभाग को 18,461 करोड़ देने का प्रावधान रखा गया है। और निश्चित रूप से ये पंचायत विभाग को भी इतना बड़ा बजट देने के पीछे कारण ये है ताकि हमारा जो गांव है, हमारा जो शहर है, हमारा जो प्रदेश है और या हमारा देश है, उनके विकास की आधारशिला गांव ही होती है, जिसको पंचायत विभाग को इतने बड़े अमाउंट में राशि प्रदान करने का फैसला किया गया है ना। तो किसान को, कारोबार को, युवा को और महिला को, चारों को इन्होंने साधने का प्रयास किया है। अब वो किस प्रकार साध रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। किसान की जो कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उनको 10,000 रुपये सालाना मिलते हैं। इसके अलावा 600 करोड़ रुपये उनके लिए रखे गए हैं। इसके अलावा फसल बीमा में 750 करोड़, कृषि पंपों की फ्री बिजली के लिए 3500 करोड़ रुपए रखे गए हैं, है ना। इसका असर ये होगा कि करीब 6 लाख जो भूमिहीन श्रमिकों को इनका लाभ मिलेगा। और कारोबारी की बात करें तो उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक कर दिया गया है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। इसके तहत कार्य योजना के तहत खिड़की प्रणाली का क्रियान्वयन होगा। इसके अलावा इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ प्रोग्राम के तहत इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया जाएगा और रोजगार पर औद्योगिक नीति लाई जाएगी। तो कारोबारी अगर आते हैं बाहर से, इन्वेस्टर्स बाहर से इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो विकास की जो गति है उसको एक नए पंख मिलेंगे, एक नए आयाम मिलेंगे। साथ ही राज्य के युवा के लिए क्या है, तो युवा के लिए कुछ है वो जानने की कोशिश करते हैं। राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना के लिए 115 करोड़ रुपए। वहीं सीएम कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन करने के लिए 47 करोड़ और छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति का कार्यान्वयन करने के लिए भैया 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों में भी की भी भर्ती होगी। और इसके अलावा जो नेट के तर्ज पे, नेट में जो जेआरएफ क्वालिफाइड रहते हैं उनको फेलोशिप दिया जाता है, वैसे ही अब जो राज्य पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे उनको भी रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए स्टेट फेलोशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका असर होगा ये कि शैक्षणिक की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके अलावा युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब अगला है जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना रहा है और जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाई है, वो है महिला, है ना। महतारी वंदन योजना जो 1,000 रुपये हर महिला के खाते में राज्य सरकार द्वारा डाला जाता है। तो महतारी वंदन में अब नए लोगों की एंट्री होगी। कहने का मतलब ये है जो अभी तक इनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, अब वो भी फिर से उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इनके लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ड्रोन बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए का ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट रखा गया है। कामकाजी महिलाओं को रहने के लिए 133 करोड़ रुपए मिलेंगे और वन स्टॉप सेंटर के लिए 20 करोड़ और महिला सशक्तिकरण बनाने के लिए 9 करोड़ मिलेंगे। इसका असर होगा कि महतारी वंदन से करीब 8 लाख महिलाएं और निर्भर बनेंगी और इसके अलावा कामकाजी उनको मिलेंगे, है ना। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या काम कर रही है सरकार, तो उस पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा भैया, नया रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे राज्य में जो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा जो लाइब्रेरी है रायपुर में, उसके तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अनेक नए नए जिलों में 17 नालंदा पुस्तकालय का स्थापना होगा, जिसमें राजनांदगांव, बिलासपुर जैसे सिटी शामिल होंगे, दुर्ग जैसे सिटी शामिल होंगे, है ना। इसके अलावा नए फिजियोथेरेपी कॉलेज और 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का घोषणा किया है। स्कूल को हाईटेक और डिजिटल बनाने के लिए 277 करोड़ का प्रावधान रखा है। और इसके अलावा 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईआईटी कॉलेज के उन्नयन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो एनएचएम में 1850 करोड़, लगभग पंचायत विभाग की जितना इसमें का भी बजट रखा गया है। शहीद वीर नारायण आयुष्मान योजना में 1500 करोड़, पीएम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को 146 करोड़ और 86 करोड़, सॉरी माफ़ करिएगा, और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में 182 करोड़ मिले हैं। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के 132 करोड़ और मुख्यमंत्री हाट बाजार
क्लिनिक में 13 करोड़ और सीएम स्लम योजना के लिए 100 करोड़ यहाँ पे रखा है ना। अब जानते हैं कि भैया इतने सारे बजट तो आ रहे हैं, तो मेरे लिए पैसे आते कहाँ से हैं? तो भैया ये पैसा आपका और हमारा होता है। सरकार हमसे ही टैक्स के फॉर्म में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में वसूलती है, और आखिरी में कलेक्ट करके वो हमारे लिए स्कूल खोलेगा, हॉस्पिटल खोलेगा, पानी में, इन सब में खर्चे करते हैं, है ना। तो पैसा आता कहाँ से है? तो देखो यहाँ पे कर की बात करें, टैक्स से भैया अनुमानित 141 लाख करोड़ रुपए में मिलने का अनुमान है, और 165 लाख करोड़ हम खर्च करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि 24 लाख करोड़ रुपए ही हम एक्स्ट्रा कहीं से अर्न करने वाले हैं, कहीं से ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के फॉर्म में हम कहीं से लेने वाले हैं। तो 54,000 करोड़ रुपए मिलेंगे जो कर से, जो इकोनॉमिकल जो कर टैक्स है, वाणिज्यिक कर 27,500 करोड़, आबकारी विभाग से सारा शायद 12,500 करोड़। इसीलिए मेरे को लगता है कि आबकारी विभाग से इतना मोटा रकम प्राप्त होने की वजह से सरकार चाहती है कि भैया होटलों में भी शराब बिचवाना चालू कर दें, है ना। इसके अलावा विद्युत शुल्क से 6,000 करोड़, और इसके अलावा स्टाम्प एवं पंजीयन से 4,000 करोड़, और परिवहन से 3,000 करोड़ व अन्य 1,000 करोड़ का अनुमान है ना। इसके अलावा 22,000 करोड़ रुपए खनिज, 18,000 करोड़ रुपए खनिज विभाग से, जल संसाधन से 1,500 करोड़, वन विभाग से 1,500 करोड़, और अन्य विभागों से 1,000 रुपये करोड़ मिलेंगे। वहीं केंद्र से 65,000 करोड़ मिलेंगे, जिसमें केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 50,000 करोड़ तथा केंद्र से अनुदान के रूप में 15,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो बहुत सारे, लगभग आधा बजट बोल सकते हैं, या फिर 40% जो बजट है भैया वो हमारा केंद्र सरकार से टैक्स से, और 54 और उसका जो 40% है वो फिलहाल राज्य सरकार के टैक्स से वसूली किया जाएगा। अभी खर्चा कहाँ करेगा? वसूली तो हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है, खर्चा कहाँ होगा? तो खर्चा यहाँ पे होगा, राज्य सरकार की 3 प्रमुख खर्चे हैं, है ना, जिसमें से प्रमुख योजना 32,850 करोड़ की, जिसमें कृषि की उन्नति के लिए 10,000 करोड़, महतारी वंदन के लिए 5,500 करोड़, एनएचएमएम के लिए 1,850 करोड़, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1,500 करोड़, और आवास के लिए 8,500 करोड़, खाद्यान्न के लिए 4,500 करोड़, और बिजली सब्सिडी के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। विकास की बात करें तो विकास में 76,919 करोड़ रुपए यहाँ पे रखने का प्रावधान किया है। आजीविका मिशन ने 800 करोड़, नगरोत्थान के लिए 500 करोड़, सड़क पुल के लिए 2,109 करोड़, और नक्सल जिलों में मदद के लिए 220 करोड़, और अन्य के लिए 73,290 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अब कमिटेड व्यय की बात करें तो 55,231 करोड़, जिसमें वेतन भत्तों पर लगभग 35,383 करोड़, क्योंकि डीए को 53% बढ़ा दिया गया है, जिससे सरकार पर ये भार पड़ने वाली। पेंशन के लिए 10,333 करोड़, ब्याज चुकाने के लिए 9,515 करोड़ अनुमानित है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना सरकार लोन लेगी उसका ब्याज करीब 10,000 करोड़ हमको एक साल में चुकाने होते हैं, है ना। कितने घाटे में है सरकार, तो आज जानने की प्रयास करते हैं। तो 22,900 करोड़ घाटा राजकोष की अनुमानित है। इसके अलावा 4,000 करोड़ से केंद्र से ब्याज मुक्त मिल रहे हैं, है ना। तो ब्याज नहीं लगेगा जो केंद्र से मिलने वाली है पैसे से उसमें, और जो राज्य ले रही है उसका कम से कम उनको 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान है ना। और इसके अलावा 18,900 करोड़ रुपए का होगा कुल घाटा। तो लगभग मोटा अगर रकम मान की जाए तो 20,000 करोड़ रुपए का कुछ घाटा होने वाला है। और घाटा और नफ़ा ये मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि हम जब लोन लेते हैं तो हम जब घाटे में, हमको भले लगता है कि हम घाटे में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा रहता है। जब कोई भी कंट्री, कोई भी प्रदेश तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वो किसी से लोन नहीं लेता है ना। और पेपर की कटिंग में आप लोगों को नज़र आ रही है कि हिंदुत्व के सहारे ज्ञान को गति देने का मंत्र, है ना। अब इसके अलावा बहुत सारे अमृतकाल का सफ़र, 76 फ्लाइट हो गई है रायपुर में। अब तक 25 साल पहले केवल 6 फ्लाइट हुआ करती थी। 25 यूनिवर्सिटी हो चुकी है प्रदेश में। 25 साल पहले केवल 4 थी। 18,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल। साल 2000 में यह 7300 मेगावाट की थी, है ना। 14 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं प्रदेश में अब तक, जबकि 2000 में केवल 1 मेडिकल कॉलेज था। 165 लाख करोड़ प्रदेश का बजट हुआ साल 2000 में, यह केवल 5,705 करोड़ का बजट था। और 5.67 लाख करोड़ वर्तमान में प्रदेश की जीडीपी है, और 2001 में यह भैया केवल मात्र 29,539 करोड़ थी, है ना। और इस बजट का जो रिव्यू है, पक्ष विपक्ष अपने अपने हिसाब से, पक्ष वाले इनकी तारीफ कर रहे हैं और विपक्ष इनकी बुराई कर रहे हैं। तो भैया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि ये तो भैया जो बजट है जनता को तो छोड़े भाजपा के लोगों को ही समझ नहीं आ रही है। इसमें जनता को ना ही कोई नुकसान, कोई राहत है, न किसान वर्ग को, न युवा वर्ग को, न महिला वर्ग को। ये बेहद निराशाजनक है, बोला है।
और विष्णुदेव साय ने वही कहा है कि छत्तीसगढ़ के ये सुनहरे भविष्य का बजट है और ये सुशासन को गति देने का काम करेगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नए मुख्य चीज़ें हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पढ़ा गया। मुख्यमंत्री ओपी चौधरी अपने हाथों से लिख कर लाए थे ये बजट और उन्होंने ये बजट हस्तलिखित था और उन्होंने पढ़ा। सदन में वित्त मंत्री ने लगभग 100 पेज का हस्तलिखित बजट पेश किया। पहली बार हुआ मेट्रो ट्रेन के लिए सर्वे होगा, 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रायपुर दुर्ग मेट्रो के लिए सर्वे कराएंगे। इसके अलावा 3 जिलों में नए महिला और 5 साइबर थाने खुलेंगे। कोरबा, जांजगीर चांपा, सूरजपुर में महिला थाने और बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जसपुर, जांजगीर में साइबर थाने। इसके अलावा एंटी नारकोटिक्स का गठन किया गया है क्योंकि वास्तविक रूप से में छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा नशा, पत्ती और मद्यपान का सेवन होने लगा है। और जैसे ड्राई जो ड्रग्स वगैरह रहते हैं, चरस वगैरह, तो उनका कारोबार काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से एंटी नारकोटिक्स का गठन यहाँ पे रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, कवर्धा, जसपुर और राजनांदगांव, कोरबा में होगा। इसके अलावा एसओजी एंटी नारकोटिक्स समेत 3 नए फोर्स का गठन होगा, है ना, जैसे कि CISF की तर्ज पर AICF और IRBN बनेगा, है ना। तो ये कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही। और आप मुझसे पूछोगे इस बजट के बारे में तो मैं बोलूँगा कि भैया भले ये रोजगार परक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इनका फ़ायदा ज़रूर लोगों को मिलेगा क्योंकि एक मेट्रो सिटी के तर्ज पे ये बजट बनाया गया है। ये चीज़ें हो सकती है कि लोगों को समझने में टाइम लग जाए। युवाओं के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रोजगार के अवसर कम है इसमें, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ तो मुझे भी ये चीज़ें खलती हैं कि रोज़गार की यहाँ पे बात होनी चाहिए थी, है ना। तो वो चीज़ें से निराश मैं भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश को गति देने वाला ये बजट है, जिस हिसाब से मैंने इस बजट को पूरी तरीके से समझा है। अब इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से छत्तीसगढ़ ग्रो करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों किसी पर्टिकुलर जो जिला है उनके बजट को लेकर, और मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।